उसके बाद आ जाते हैं जी नीमोथोरैक्स के ऊपर। ये टॉपिक्स असल में ना, ये वाले टॉपिक्स फ्यूजन, नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स, ये सर्जरी के पॉइंट में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हम इसको इसलिए थोड़ा जल्दी में ना सुपरफिशियली कर रहे हैं। अच्छा जी, नीमोथोरैक्स के अंदर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नीमोथोरैक्स। अच्छा, वैसे इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ओपन नीमोथोरैक्स, टेंशन नीमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स क्या होता है? सडनली ड्यू टू एनी ट्रॉमा, एनी इंजरी, किसी भी वजह से सडनली एयर ट्रैप हो जाए इन योर प्लूरल कैविटी, उसका हम नीमोथोरैक्स कहते हैं। इंस्पेक्शन के ऊपर सवियर डिस्निया और टिकिपनिया होगा, पैल्पेट करेंगे, वो वाली चेस्ट मूवमेंट्स कम होंगी, वहाँ पे परकशन करेंगे तो एयर इज़ हाइपर रेजोनेंट, ज़्यादा आवाज़ आएगी, ऑस्कल्टेशन पर ब्रेथ साउंड्स कम हुई होंगी। ठीक है। टेंशन नीमोथोरैक्स में यही सारी चीज़ें होती हैं, बट थोड़ा सवियर होता है, इसमें जेबीबी रेज होती है और टेकिकार्डिया होता है, प्लस हाइपोटेंशन होती है और ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी ऑब्वियसली, और ट्रेकिया भी समटाइम्स ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हुई होती है। इसमें भी ट्रेकिया ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होती है और प्लूरल फ्यूजन में भी ट्रेकिया जिस लंग में प्रॉब्लम होती है ना, उससे ऑपोजिट साइड की तरफ पुश हो जाती है। ये भी बात याद रखनी है, अफेक्टेड साइड के ऊपर नहीं होती। ठीक है। सो ये चीज़ अब सिनेरियो देख लेते हैं। आप 35 ईयर ओल्ड थिन मेल नॉन स्मोकर, सडन ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बीपी और उसका जो पल्स है वो नॉर्मल है। ठीक है, यानी उसको हाइपोटेंशन, ये टेंशन नीमोथोरैक्स नहीं है, ये कोई साइनोसिस नहीं है। तो टेंशन नीमोथोरैक्स निकल गया तो आपका स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स ही बच गया, सडनली उसकी एयर चली गई अंदर ड्यू टू एनी रीज़न। ट्रेकिया भी सेंट्रल है। तो स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स इटियोलॉजी प्राइमरी में अननोन इटियोलॉजी होती है, सेकेंडरी के अंदर सीओपीडी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनियाज, कुछ डिजीज़ के अंदर ऐसा हो जाता है। अदर टाइप्स ऑफ दिस इलनेस मैंने बताया, ओपन टाइप होती है, क्लोज टाइप नीमोथोरैक्स भी होता है, वेल्वुलर टाइप या टेंशन नीमोथोरैक्स जिसको हम कहते हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। ओपन नीमोथोरैक्स में ओपन वुंड होता है चेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से एयर बाहर से इन्वायरमेंट से अंदर जा रही होती है टू योर प्लूरल कैविटी, जिसकी वजह से नीमोथोरैक्स डेवलप होता है। क्लोज टाइप में कोई वुंड नहीं होता, कोई ओपनिंग नहीं होती, स्टिल एयर जा रही होती है बाय सम मीन्स इनटू द प्लूरल कैविटी। और टेंशन नीमोथोरैक्स में भी सडन होता है, ट्रॉमा की, उसमें भी ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है और उसमें मतलब आपका लंग भी अंदर तक डैमेज हो जाता है। अभी हम देखते हैं उसमें लंग पूरा कोलैप्स करने लग जाता है, इवन कि वो डेंजरसली बिल्कुल कोलैप्स भी कर सकता है। डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ मैनेजिंग सच इलनेस, इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे होगा और सीटी चेस्ट होगा। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इमीडिएट ट्रीटमेंट, ये एमसीक्यू में आता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगी और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगी। इमीडिएट ट्रीटमेंट वुड बी नीडल डीकम्प्रेशन। ठीक है, इमीडिएट डीकम्प्रेशन बाय रैपिड इंसर्शन ऑफ लार्ज बोर कैनुला इनटू द सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब इमीडिएट करनी है नीडल डीकम्प्रेशन तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में करनी है, और फिर जब आपने चेस्ट ट्यूब डालनी है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में डालनी है, विच इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में भी आपने देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, वो हम सर्जरी में पढ़ेंगे, उसके अंदर डालनी है। ठीक है। इसी तरह जब हम प्लूरल इफ्यूजन को ड्रेन करते हैं ना, वो हम करते हैं आई थिंक 7th या 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में, वो भी हम सर्जरी में पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर आपने डालनी होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लें, जो पहले दोनों पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है 30 ईयर ओल्ड मैन, एसिम्टोमेटिक है, सडन उसको राइट साइड चेस्ट पेन डेवलप हुई है, ब्रेथ साउंड्स कम हो गए, साइनोसिस हो गया और माइल्ड साइनोसिस है, कोई रेजोनेंट टोन नहीं है ऑन द अफेक्टेड साइड, तो दिस वुड पर्टिकुलरली भी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। आपने इसका एक्सरे और बाकी सारे सवाल वही हैं। टेंशन नीमोथोरैक्स पे शॉर्ट नोट लिखना है, इज अ वेल्वुलर टाइप ऑफ नीमोथोरैक्स इन विच देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन लंग एंड प्लूरल कैविटी। अब इसमें कम्युनिकेशन क्या है, लंग और प्लूरल कैविटी, यानी जो एयर हमारे इन्वायरमेंट से लंग में जा रही है ना, वो किसी तरह से प्लूरल कैविटी के अंदर लीक हो रही है, विच अलाउज एयर टू एंटर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड प्रिवेंट्स टू लीव ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एयर जो है वो अंदर जाती रहती है प्लूरल कैविटी के, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वहाँ एयर जमा होती रहती है और वो लंग को इतना प्रेस करती है कि लंग जो है वो कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, और वो प्रेशर अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द मीडियास्टिनम, टुवर्ड्स द हार्ट, और जिसकी वजह से ट्रेकिया शिफ्ट भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसमें भी हम इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। और ये जो आपका टेंशन नीमोथोरैक्स है ना, इसमें जब हम नीडल डालेंगे ना बाहर से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो एक रास्ता बन जाएगा, वहाँ से एयर जो है वो फिर बाहर निकलने लग जाएगी। तो हम बेसिकली टेंशन नीमोथोरैक्स को ओपन नीमोथोरैक्स में कन्वर्ट करते हैं। इटियोलॉजी बताई हुई उन्होंने, क्लिनिकल फीचर्स में वही सब कुछ है जो हमने पढ़ लिया, इन्वेस्टिगेशंस भी वही हैं और ट्रीटमेंट भी वही है कि डिकम्प्रेशन एंड देन चेस्ट ट्यूब डालनी है। उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर में बस आपको ये पता होना चाहिए, जब लंग्स अपना काम करना छोड़ दें, ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज़ को और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी फेलियर। इसमें क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो नॉर्मल होता है या कम होता है। ठीक है, नॉर्मल होता है या बढ़ा हुआ होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। बेसिकली मसला ऑक्सीजन के साथ होता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, लेकिन टाइप 2 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और ऑक्सीजन का कम हो रहा होता है। ठीक है, तो 2 वाला इज़ ज़्यादा सवियर। कॉजेज बोथ है ऑलमोस्ट सेम कॉजेज, और मैनेजमेंट क्या है जी, आपने लंग ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट मैनेजमेंट, उसके अलावा आपने हाई प्रेशर ऑक्सीजन देनी है, वेंटिलेशन देनी है। बट फेलियर एक बार हो गया तो फिर लंग ट्रांसप्लांट ही उसका जो है वो मैनेजमेंट है। उसके बाद है जी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया।
इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन, कंप्लेंट्स ऑफ स्लीपिंग विद ओपन माउथ प्लस स्नोरिंग अलॉन्ग विद डिफिकल्टी इन स्वेलिंग सॉलिड्स। यानी कि ये कुछ लोगों का ना नेचुरली एयरवे थोड़ा नैरो होता है और जब वो सोते हैं तो चूँकि कोलैप्स हो जाता है, एयरवे ऐसा कोलैप्स नहीं होता बट नैरोइंग की वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से लाइन पोजीशन के अंदर वो थोड़ा ओवरलैप कर रहा होता है, जिससे सांस लेने में मजीद मुश्किल होती है। एग्जामिनेशन में रिवील द कॉज, जिसमें टॉन्सिलर हाइपरट्रफी है, हाई आर्च पैलेट है, टंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है कुछ लोगों को, या नेजल पॉलिप्स हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसा कि नैरोइंग हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। हाइपरट्रफी की वजह से चूँकि मसल बल्क ज़्यादा होगा, वहाँ म्यूकोजा ज़्यादा स्वोलन होगा, हाइपरट्रोफीड होगा, तो थोड़ा नैरो हो जाएगा पाथ, तो उस वजह से नॉर्मली उनको कोई मसला नहीं होता, बट रात को चूँकि ग्रेविटी की वजह से, लाइंग पोजीशन की वजह से वो चीज़ें फिर उनको एपनिया कॉज करती हैं। द पेरेंट्स ऑफ अ 5-year-old चाइल्ड कंप्लेंट अबाउट देयर चाइल्ड दैट ही स्लीप्स विद ओपन माउथ। इसमें आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, सबसे अलग टाइप के इसके सिम्टम्स हैं कि बच्चा मुंह खोल के सोता है, स्नोरिंग करता है, डिस्टर्ब स्लीप है, स्वेलोइंग सॉलिड्स उसको डिफिकल्टी हो रही है। तो आपका क्या डायग्नोसिस होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन होंगी, ये आपने याद रखनी है। पॉलीसोमनोग्राफी और एयरवे इवैल्यूएशन, ये उसमें हम सेफ्लोग्राम और नेसोफेरेंजियोस्कोपी करते हैं। ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये आपके लिए न्यू है तो इनको याद रखना है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट? नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में हम लोग पोजिशनल थेरेपी यानी उसको स्लीपिंग पोजीशन चेंज करेंगे, या CPAP और BiPAP यूज़ करते हैं, ठीक है। और CPAP और BiPAP देयर आर काइंड ऑफ वेंटिलेटर्स, ठीक है। पॉजिटिव एयर पे प्रेशर देते हैं। CPAP में यूनिलैटरल होता है, BiPAP में बाई मोडल होता है, ठीक है। सर्जिकल में फिर अगर बहुत ज़्यादा सांस उखड़ता है, नहीं होता, ट्रेक्योस्टमी करनी पड़ेगी और अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें, ठीक है। अगर टॉन्सिलर हाइपरट्रफी, टॉन्सिलेक्टमी कर दें या एडिनोइडेक्टमी कर दें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आप बताएं इसकी। अगर बच्चों में है तो फिर फेलियर टू थ्राइव यानी वो ग्रो नहीं करेगा उस तरह से, एनयूएसिस हो सकता है, कॉर पल्मोनियल डेवलप हो सकता है यानी राइट हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है ड्यू टू दिस कॉज। तो ये इसके अंदर एक और एग्जामिनेशन होती है, स्लीप एग्जामिनेशन, वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है जी कोविड-19। अब ये इसमें क्या है, ये भी थोड़ा सबसे अलग ही है, डायग्नोसिस करना मुश्किल नहीं है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होगा, पैरामेडिकल स्टाफ में हो सकता है दैट डील्स विद द कोविड पेशेंट्स, और एक्सपोजर टू कोविड पेशेंट्स होता है। कफ, फीवर, मायालजियाज और डिस्निया। मायालजिया इसमें एडिशनल फीचर है। पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट नजर आएगा जैसे नमूनिया में आता है चेस्ट एक्सरे के ऊपर, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हो रही होगी पेशेंट की। अच्छा जी, इसमें सिनेरियो है 32 ईयर्स ओल्ड हाउस वाइफ और हाई ग्रेड फीवर, मार्क, फटीग, ड्राई का 5 डेज से अब उनको है वो प्रेजेंट किए हैं। शी इज़ नाउ ब्रेथलेस। हर चेस्ट रेडियोग्राफ, बायलेटरल पेरिफेरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं। अच्छा, इसमें नमूनिया में भी आपका जा सकता है डायग्नोसिस। हर होल फैमिली रिसेंटली सफर्ड फ्रॉम फेब्राइल इलनेस, दिस इज़ बेसिकली डिनोटिंग कोविड-19, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है क्वारंटाइन पीरियड इज़ 14 डेज होता है। बूस्टर डोज हर 6 माह बाद दी जाती है। डायग्नोसिस आपका क्या है, सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन। हाउ विल यू कन्फर्म दिस डायग्नोसिस? वही रेडियोलॉजिकल मैथड्स में, मॉलिकुलर मेथड्स में, सीरोलॉजी में फिर हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन डिटेक्शन करते हैं। नॉन स्पेसिफिक इन दिस CBC, डी डायमर्स, हाइपोएल्बुमिनीमिया, ALT रेज्ड होता है और ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 25-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो होम टाउन वापस आई आफ्टर अटेंडिंग अ वेडिंग। ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर एंड सोर थ्रोट फॉर द लास्ट 2 days, और फैमिली को भी सेम काइंड ऑफ इलनेस थी, तो ठीक है। सो वी विल गो फॉर सार्स टू कोविड इन्फेक्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी इनिशियली सपोर्टिव होती है, फिर आप एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। वैसे रेमडेसिविर दी जाती थी, अब वो नहीं रिकमेंडेड है, बट डेविडसन के अंदर वही लिखी हुई थी तो वो याद करनी है तो वो कर लें। वैसे मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड अब दी जाती है। और एंटीकोएगुलेंट्स का इस पेशेंट में क्या रोल है? एफिकेंसी इसके डी डायमर्स रेट है, इसमें साइमल्टेनियसली क्लॉटिंग एंटीकोएगुलेंट कैस्केड ऑन हो जाता है। सो अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क हो तो हमें पेशेंट्स में एंटीकोएगुलेंट्स दे देते हैं अगर रिस्क हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 50-year-old डायबिटिक मेल है, हिस्ट्री ऑफ फीवर, कफ, मायालजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सेम हिस्ट्री है। वाइफ के भी सिमिलर सिम्टम्स हैं। सारा क्वेश्चन वही है, बस आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ये चीज़ें याद रख लेनी है। ऑक्सीजन देनी है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। एंटीबायोटिक सिर्फ उस सूरत में देने अगर कोई सुपर इम्पोज सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, वरना नहीं देने। आप एंटीवायरल दे सकते हैं और उनके भी नाम हमने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो भी यही है, एक पैरामेडिकल स्टाफ वर्कर है, वो ICU में काम कर रहा था, उसको भी सेम सिम्टम्स हो गए हैं, ठीक है। उसको कोविड-19 सस्पेक्टेड है, क्या उसको डायग्नोज कैसे करना है? उसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्या कंडीशंस होंगी कि जिनमें कोविड पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी है। तो उसमें एक तो अगर आपको नमूनिया, उसमें पता चला कि उसको नमूनिया हो गया, तब आपने उसको हॉस्पिटलाइज़ करना है। उसकी एज 65 से ज़्यादा है तब हॉस्पिटलाइज़ करना है, ठीक है। उसका पार्शियल प्रेशर या सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हो रही है तब करना है। उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो गया है तब उसको हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी है। या अगर उसका BMI 40 से ज़्यादा है, या उसकी कोमॉर्बिडिटीज़, इम्यूनोस्प्रेशन, कैंसर, कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों की हिस्ट्री है, तब भी आपने उसको हॉस्पिटलाइज़ करना है क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेडिसिन पोर्शन ऑफ ब्लॉक 9। आई होप मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। आई होप कि आपको समझ आ भी गई होगी। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर समझ आ गई है तब भी ज़रूर कमेंट किया करें, इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। जब आपका फीडबैक मिलता है तो इट हेल्प्स अ लॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वीडियोज़, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
इंशाल्लाह हम लोग सर्जरी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ब्लॉक 9 की बाकी माइनर्स की अगर आपने वीडियो देखनी है तो इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय चैनल। ऑस्पी की वीडियोस अवेलेबल हैं, पैथो, फार्मा, फोरेंसिक, हर एक सब्जेक्ट की, और फर्स्ट सेकंड ईयर के माइनर्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप लोग अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।